हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। आज जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। इसी क्रम में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसकी सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और हमारा सभी को बहुत बहुत प्यार भरा ये लेक्चर और शुभकामनाएं भी। तो हम जो हैं एक टीचर के रूप में और आपके दोस्त के रूप में और आपके मार्गदर्शक के रूप में जो है कार्य करते हैं। तो इस विषय पर हम थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो किस प्रकार की आज़ादी चाहती हैं और किस प्रकार की आज़ादी को उन्हें बनाए रखना होगा और इसके लिए क्या प्रयास करने होंगे, ये बहुत ही जानना ज़रूरी है। क्योंकि हमारी सरकार जो है इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मना रही है। उसमें हर घर तिरंगा पहल भी शामिल है। तो ये जो है सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है। लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे देश में जो भी गरीब, वंचित, शोषित लोग रह रहे हैं, उनको हमने कितनी गुणवत्ता पर सुविधाएं उपलब्ध कराईं और क्या-क्या उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करवाई, तभी हमारे जो सही मायने हैं आज़ादी के वो प्रतिबंधित होते हैं। नहीं तो हम जो है अपने जब तक गलेबान में झांक कर नहीं देखेंगे कि आज़ादी का जो है स्वरूप क्या होना चाहिए, क्या हम दूसरे की तरफ ताकते रहने को ही आज़ादी कहते हैं। क्योंकि आजकल तो देखो आदमी जो है मतलब ऐसी स्थिति हो गई है कि जो है व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होता जा रहा है। तो ये भी एक प्रकार की आज़ादी जो है लोगों की छीनी जा रही है। ये भी एक विशेष प्रकार की आज़ादी होती है। इसलिए आज़ादी जो है बोलने की आज़ादी, किसी बात की अभिव्यक्ति की आज़ादी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, इन सब की आज़ादी, मूलभूत सुविधाओं की आज़ादी, क्या सरकार ने सभी को इस चीज़ की आज़ादी उपलब्ध कराई है? जब ये सभी उपलब्ध करा दे तभी सरकार मतलब को सोचना चाहिए, तभी हमने पूर्ण रूप से आज़ादी प्राप्त की है। तो अब देखते हैं सरकार कहाँ तक ये कर पाती है और हम लोगों को भी हमारे भी जो कर्तव्य हैं वो निर्वाहन करने चाहिए। तो हम लोगों को भी अपने देश के प्रति प्रेम भाव से, श्रद्धापूर्वक, समर्पण की भावना के साथ काम करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश लगातार ऊंचाइयों को छुए और हम भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के पटल पर रख सकें। इसलिए जो है हमारे देश को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जो मूलभूत आवश्यकताओं की आज़ादी है, क्या हमने उस आज़ादी को लोगों तक पहुंचाया? जब आपके मन में आ जाए कि हाँ, हमने सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, बोलने की आज़ादी, घूमने टहलने की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी, अगर ये सभी आज़ादियाँ, महिलाओं को आज़ादी, ये सभी आज़ादियाँ अगर आपने प्राप्त करवाई हैं, तभी आप वास्तविक रूप से स्वतंत्रता को स्थापित कर पाए हैं। नहीं तो कहने को तो है, लेकिन हम हर साल इसी तरीके का ढोंग करते रहेंगे हम।
तो जो वास्तविक आज़ादी है उसे हम लोगों को प्राप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। तो इसी के साथ आज हम आप लोगों को ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कि सरकार की आज़ादी का बहुत ही योगदान है, क्योंकि ये जो है सीधे 100% जनता से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसमें जो सरकार इन्वेस्टमेंट करती है उसका सीधे जनता तक लाभ पहुंचता है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इंडिया मस्ट स्पेंड मोर ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च। तो भारत को अधिक से अधिक कृषि अनुसंधान पर व्यय करना चाहिए, जिसमें कि इस टॉपिक में कहा गया है। तो टॉपिक में विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को कृषि अनुसंधान पर अधिक खर्च करना चाहिए, क्योंकि कृषि में 1 रुपये लगाने से 11.2 रुपये का रिटर्न प्राप्त होता है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि जो हमारी सरकार है उसको एग्रीकल्चर रिसर्च में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि इसका रिटर्न सबसे अधिक है। इसमें 1 रुपये अगर लगाया जाता है तो 11.2 रुपये रिटर्न प्राप्त होता है। अनुसंधान में निवेश सब्सिडी सहित किसानों को किसी भी अन्य प्रकार के समर्थन की तुलना में अधिक रिटर्न देता है। तो जैसा कि हमारी सरकार है बीज, खाद, यंत्र इन सब पे सब्सिडी देती है, उन पे इतना ज़्यादा रिटर्न प्राप्त नहीं हो पाता, उनको जो है किसानों को लाभ उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। लेकिन जो ये अनुसंधान जो रिसर्च कार्य होते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उनसे जो है किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये विशेषज्ञों का मानना है। सरकार की कृषि मशीनरी और वास्तविक किसान के बीच संबंध लगातार बिगड़ते और कमज़ोर होते गए हैं। इस समय जो है वो सरकारी तंत्र जो और वास्तविक किसान हैं उनमें संबंध जो है लगातार बिगड़ गए हैं, क्योंकि जो इस समय योजनाएं सरकार चला रही है वो डायरेक्ट बेनिफिट के बेस से वोट बैंक के चक्कर में चलाती है। तो इसलिए जो है वो ज़्यादा रिटर्न दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पैसा किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है और जो किसानों की हालत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। जैसा कि हरित क्रांति मॉडल विशेषज्ञों ने सुझाया है, 1960 के दशक में भारत खाद्य सुरक्षा को सक्षम बनाया और व्यापक भूख और गरीबी को समाप्त किया। जैसा कि हम एक बार कर भी चुके हैं, 1960 के दशक में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी और भुखमरी थी। फिर हमने हरित क्रांति को अपनाया, जिससे हमारी उत्पादकता बढ़ी और हम लोगों ने आत्म सम्मान की स्थिति में हमारा देश आ गया। ये केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव हुआ। ये जो है रिसर्च के क्षेत्र में अधिक इन्वेस्टमेंट करने से ही संभव हुआ। इससे कि उन्नत किस्म के बीज, धान गेहूं के हाइब्रिड या नई अच्छी अधिक उपज देने वाली किस्म, रोगरोधी किस्में विकसित की गईं। नए तरीके की खाद, डीएपी, यूरिया जो रासायनिक खादें हैं वो विकसित की गईं, और अधिक जो यंत्र हैं नए नए उनके विकास द्वारा ही संभव हो पाया। तो ये विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं कि 1960 में सरकार ने बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर क्षेत्र पे इन्वेस्टमेंट किया, जिससे कि हमारा विकास, कृषि का उत्पादन बढ़ा और हम लोग बहुत तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर हुए। आज कृषि की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं बाज़ार पहुंच। नंबर 1 है बाज़ार पहुंच, क्योंकि अब जो है किसानों का माल बाज़ार में अच्छी गुणवत्ता युक्त बाज़ारें ही उपलब्ध नहीं हैं जहां उनको माल पहुंचाया जा सके, क्योंकि बड़ी बड़ी मंडियां हैं जो कि किसानों के यहाँ से 100, 200, 300 किलोमीटर पर उपलब्ध हैं। वहां तक किसान पहुंच ही नहीं पाता,
बीच में ही आढ़तियों को या दलालों को बेच देता है। नंबर 2 परिश्रम, क्योंकि जो है अब इस समय जो है श्रमिक बहुत महंगे हो गए हैं, तो इसलिए किसान उनको भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाता। तीसरा है जलवायु परिवर्तन, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, या बहुत सारे रोग जो है फसलों में पैदा हो गए हैं, इसलिए कृषि में बहुत ही ज़्यादा चुनौती है। और चौथा है जल तनाव की स्थिति जो है अब विभिन्न राज्यों में, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, जिसकी स्थिति में जो है वहाँ पर जल का बहुत भारी संकट उत्पन्न हो सकता है। तो भारत कृषि जीडीपी का 0.4% खर्चा करता है। तो जैसा कि देख रहे हैं, भारत जो है अपने कृषि जीडीपी का, जैसे मान लो 18.8 है या 14.15 पॉइंट जो भी जीडीपी है, उसका 0.4 खर्चा करता है, जबकि अन्य देश जीडीपी का 1% खर्चा करते हैं। जबकि कृषि का जो है 2021-22 में जीवीए जो है 18.8 है। मतलब ये सभी उद्योगों में बेहतर प्रदर्शन करता है। जैसा कि बता दें कि जो है एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट जो है सबसे अधिक लाभकारी है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 रुपये जो रिसर्च में लगाते हैं तो 11.2% का फ़ायदा होता है। अगर शिक्षा में लगाते हैं तो 0.22 का, सब में पॉइंट में ही, अगर किसी इंडस्ट्री में लगाते हैं तो 0.88 का, या रोड सड़क में लगाते हैं तो 0.44 का है। तो ऐसे ही मतलब हर क्षेत्र में पॉइंटों में ही लाभ रिटर्न वापस आता है। लेकिन ऐसा एग्रीकल्चर ही एक सेक्टर है जिसमें 1 रुपये लगाने पे 11.2% रिटर्न आता है। मतलब 11-12 गुना मान के चलो आपको फ़ायदा है। शोध पर व्यय सब्सिडी की तुलना में अधिक बेहतर है। इन जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि जो शोध है उसमें जो सब्सिडियां हम देते हैं खाद बीज यंत्रों की, उनकी तुलना में बहुत ही बेहतर है। वर्ष 2030 तक खाद मांग में अपेक्षित वृद्धि के रूप में माना जा रहा है। तो जैसा कि हमारी जो जनसंख्या है 2023 तक विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा, तो लगातार जो है खाद की मांग बढ़ती रहेगी, जिससे कि ये एक चिंता का विषय है। अगर हम जो है रिसर्च में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारे सामने खाद्य संकट आ सकता है। ये जो है एक भविष्यवाणी ही आप मानिए इसको, क्योंकि इससे आने वाले समय में जो है रिसर्च के माध्यम से ही कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे अनुसंधान में अधिक व्यय करके सामाजिक आर्थिक लाभ किसानों को पहुंचाया जा सकता है। तो अगर हम रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करती है हमारी सरकार, तो इससे सामाजिक और आर्थिक बहुत ज़्यादा लाभ होगा, और किसानों को जब मुनाफा होगा उनकी आय दूना करने का भी सरकार ने निश्चय किया है। तो इसी के माध्यम से सरकार जो है किसानों की आय दूनी कर सकती है। और तो सभी प्रक्रियाएं सरकार ने कर ही ली, अब एक रिसर्च ही बचा है जिस पे सरकार को सोचना समझना चाहिए। ये विशेषज्ञों का मानना है, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो सामाजिक स्थिति उनकी अच्छी होगी, और वो हर जगह बाज़ार में डिमांड करेंगे, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए सरकार को जो है रिसर्च पे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं जिसका सही जवाब आपको देना रहता है। तो आज का प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर किस प्रथा को समाप्त करने का दबाव बनाया है? इस समय जो कि बहुत ही चर्चा में प्रथा है, उसको समाप्त करने का सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर दबाव बना रहा है। उसकी लगातार सुनवाई चल रही है, उस प्रथा को आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका कौन जवाब देता है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है
तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।